नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज बात करेंगे ठगों के जाल की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जहां दुनिया को तेज और स्मार्ट बनाया है, वहीं इस तकनीक ने साइबर अपराध को भी नई ताकत दे दी है। अब हैकिंग और ऑनलाइन ठगी छोटे स्तर की वारदात नहीं रही, बल्कि संगठित गिरोहों द्वारा बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अपराधी साइबर हमलों में एआई और ऑटोमेशन का व्यापक इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉर्पोरेट स्टाइल में अपराधी गिरोह काम कर रहा है और तमाम तरह के जो साइबर ठग के मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर जो लोगों को अवेयरनेस है वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी लोग इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम कैसे क्या कुछ कर सकें जिससे इस तरह के हम मामलों में ना फंसे। अपराधी ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं और आज हम ठगों के नेटवर्क को डिकोड करेंगे, साथ ही बताएंगे ठगों का ये गिरोह कैसे काम करता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आपको लेकिन चर्चा से पहले बता देते हैं कि आखिर कैसे होती है ये ठगी। तो स्कैमर फोन कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए पहले संपर्क करते हैं और आपकी जानकारी जुटाकर खुद को बताते हैं बैंक का अधिकारी और तमाम तरह की पोजीशंस बताते हैं। व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फोटो में बैंक का लोगो लगाते हैं या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो जिससे लोगों को भरोसा आ सके। वहीं भरोसा जीतने के बाद ओटीपी, सीवीवी या कार्ड को लेकर इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल में बैंक जैसे डिजाइन और सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं यूजर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताकर भरोसा जीतते हैं, जिसका आपको लगेगा कि ये सच में हमारे बारे में जानते हैं और तमाम तरह के सवाल आपके मन में आएंगे। डर और लालच दोनों का मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं। नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप लॉगिन डिटेल मांगते हैं, जिसके बाद कई बार आप भरोसा करके दे भी देते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ओटीपी भी ये ठग आपसे मांगते हैं। कैसे ये ठगी होती है वो तरीके हम आपको बता रहे हैं। कई मामलों में पैन या आधार की डिटेल भी मांगते हैं और लोग इन सब चीज़ों में कंफ्यूज होकर सारी डिटेल्स दे देते हैं। स्कैमर फोन कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप के जरिए ये ठग करने को लेकर ये इस्तेमाल करते हैं और ठगी होने पर आपको क्या करना चाहिए वो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं। बैंक के कस्टमर केयर या मोबाइल ऐप पर शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। वहीं ईमेल के जरिए लिखित शिकायत भी जरूर भेजें। ये भी एक कौशल है जो कि आपको करना चाहिए अगर आप इस तरह के किसी मामले में फंस गए हैं। जल्दी शिकायत करने पर रिफंड की संभावना बढ़ जाती है। और वहीं शिकायत के बाद बैंक ट्रांजैक्शन की जांच प्रक्रिया शुरू होती है और ये ट्रांजैक्शन प्रक्रिया शुरू करने के बाद ये पूरी जो प्रक्रिया है इसको लेकर छानबीन की जाती है। अगर गलती यूजर की होती है तो रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जांच में 7 से 45 वर्किंग डेज लग सकते हैं। अगर आपने शुरुआती जांच में जल्दी एक्शन ले लिया तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक कराएं। सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर बोली जाती है वो यही है। वही बैंक के कस्टमर केयर या मोबाइल ऐप पर शिकायत दर्ज करें। अनजान कॉल या मैसेज पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। ये आप ऐसे बच सकते हैं ठगों से। मोबाइल पर किसी भी तरह का ओटीपी शेयर नहीं करना है, ये भी आपको कौशल ध्यान में रखना है। किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। कोई भी अनजान लिंक कोई भी नंबर से अगर आपके पास आती है आपको क्लिक नहीं करना है। डर या दबाव में जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है। इस दौरान ही आप कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे आप इसमें फंसते चले जाते हैं। बैंक से संबंधित कोई जानकारी आपको नहीं देना है। वहीं अनजान कॉल या मैसेज पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो आप ठगों से कैसे बच सकते हैं। चलिए इसी पर और ज़्यादा जानकारी के आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। तो सबसे पहले हमारे साथ शोभित चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट है जो कि शोभित जी बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। मोनाली गुहा हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं वो भी, और वही हमारे साथ BPS परिहार जो कि रिटायर्ड ASP हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले शोभित मैं आपका ही रुख करती हूँ, आपसे ही जानूंगी कि देखिए इतनी सारी अवेयरनेस हम बढ़ा रहे हैं आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी से सबके काम आसान हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो साइबर ठग के मामले हैं इसको लेकर भी अब बहुत सारे मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे इससे जुड़े हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि लालच बुरी बला एक बहुत पुराना मुहावरा है, ये हमें याद रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि भारत अभी AI लेवल पे बढ़ गया है, 5G चल रहा है और साथ में हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अभी नर्सरी क्लास में, ये आप समझ लीजिए नर्सरी क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कि अपने मोबाइल को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे चलाना है, क्या ओपन करना है, कैसे ओपन करना है। जो लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं कि हमें सब पता है, सबसे ज़्यादा साइबर अपराध के शिकार वही बनते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, चीज़ों धैर्य रखना है, सजग रहना है और बार बार साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम जहाँ भी हो वहाँ जाकर बैठ जाइए, सुनिए, समझिए कि है क्या ये चीज़। हर समय के अनुसार जैसे आप देखते हैं
कि अभी बीच में पैन कार्ड बन रहे थे 2.0, तो पैन कार्ड के लिए अपराध चालू हो गया। फिर हमारा बात आई सीनियर सिटीजन के लिए सर्टिफिकेट्स की, तो उस पर अपराध चालू हो गया। फिर पीएम गृह योजना आई, उस पर आवास योजना, उसका .ap के आने लगा। फिर शादी के कार्ड आए इस पर इनके AP के आने लगे। ऐसे करते हुए ये जो ठग हैं, एक्चुअली ये हैकर्स नहीं है, ये कोई AI क्रिमिनल नहीं है, ये 10वीं 8वीं पास बच्चे हैं। ये एक संगठन बनाते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा, जैसे कि अभी चड्डा जी ने कहा था संसद में कि ये डेटा जाता कैसे, बहुत अच्छा बताया था उन्होंने, आपने अगर संसद पे सुना हो उनके उस पर, कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर अपने ही दूसरे सिस्टर कंसल्टेंसीज को, जैसे इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड्स है, या इनको अपना डेटा देता है कि भैया आप इस पर कॉल कर लीजिए, कस्टमर्स के बारे में जानकारी लीजिए। अब यही जो बिजनेस है, जब ये बिजनेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ से ये डेटा पूरा लीक होता है, डेटा लीक होता है, आगे जाता है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें, अभी लास्ट ईयर की बात है कि मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास के करीबन 4,500 या 5,000 महिलाओं का डाटा लीक हो गया महिला बाल विकास से, क्योंकि जो उनका एक योजना थी, उसके तहत उनके जो पासवर्ड थे वो सब उनके जो सेंटर है उनके कोड से बना दिए गए तो वो बहुत बड़ा एक मामला बना। ऐसी SBI का पूरा डेटा लीक हुआ। जब हम बात करें कि SBI का डेटा लीक हुआ, उससे फिर ये बातचीत हुई सो कहीं ना कहीं डेटा हमारा जा रहा है, क्योंकि हम विदेशी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हम अब बात करें मेक इन इंडिया की, हम बात करें अपने देश के विकास की, तो क्यों ना हमारा खुद का ब्राउज़र हो, क्यों ना हमारा खुद का सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, क्यों ना हमारी सारी चीज़ें हो जिसको हम खुद हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अब हम इस लेवल पे, इस एज पे आ गए हैं कि जो सबसे बड़ी कंपनी मेटा, ये आज कमा कैसे रही है, डेटाबेस पे। ये पूरा डेटा हमारे इंडिया का जो आप खुद उनको प्रोवाइड करते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं, आप अपनी सारी जानकारी अपने उस पर डाल रहे हैं कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ नहीं जा रहे, किस रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कौन से रास्ते पे आप चल रहे हैं। तो कुल मिला के आप अपने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपनी सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। और ये जानकारी कहीं ना कहीं जो वहाँ बैठे हुए हैं कुछ ऐसे लोग जो जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि कंपनी कर रही हो, और भी लोग हैं जो आपका पीछा कर रहे हो, आपको देख रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं, वो जितने भी ये लोग हैं वो धीरे धीरे फिर पकड़ते, डिजिटल अरेस्ट लेवल पे लाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे ये कई प्रकार के मामले जो हैं ये ऐसे होते हैं। बिल्कुल शोभित। और हमारे साथ मोनाली गुहा भी जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ गई हैं। मोनाली जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, जिस तरह से शोभित जी ने बताया कि जो अवेयरनेस है वो है, थोड़ी बहुत है, पर लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अरे हमारे साथ क्या ही होगा, और उस चक्कर में वो उस चंगुल में फंस जाते हैं। आपसे मैं जानूंगी कि देखिए, लड़कियों को फंसाने का भी एक बहुत यहाँ पर खास पैटर्न हमने देखा है कि कई बार उनके AI से उनकी फोटो वीडियोस एडिट करके उनको भेजा जाता है, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह के कैसे मामले सामने आते हैं और इस तरह से लड़कियों को किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की जो ठगी है वो लगभग हर उस यूज़र के साथ होती है जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अपने तरीके अपनाता है। डिपेंड करता है कि ठग किस समय पर उसको टारगेट करना चाहेंगे। अगर आप अवेयर हैं तो चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, आप बचे रहेंगे। लेकिन सिर्फ ये सोच लेना कि हम अगर बॉयज़ हैं तो इस तरह की घटनाएं हमारे साथ कम होंगी, अगर केवल महिलाएं हैं तो वो ज़्यादा प्रोन है। मुझे लगता है बीइंग एन एक्सपर्ट कि हर कोई आज के समय में बराबर इस खतरे के दायरे में रहता है। और महिलाओं के साथ में ये ठगों के लिए आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि महिलाएं निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजिकली उतना ज़्यादा एडवांस लेवल पर यूज़ नहीं करती हैं। हम सुविधाएं ज़रूर इस्तेमाल कर लेती हैं महिलाएं स्पेशली, बट सुरक्षा के लिए जितनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स की जानकारी ज़रूरी है उतना वो कहीं ना कहीं किसी भी कारण से ले नहीं पाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि महिलाएं आसानी से विश्वास कर लेती हैं। ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन ट्रेट है जिसका दुरुपयोग अपराधी करते हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि AI के जरिए से फेक वीडियोस बनते हैं, कई बार ये भी देखा गया है कि महिलाओं के आसपास के लोग ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से उनके बारे में कोई सीक्रेट जानकारी हासिल कर ली है या उनके बारे में कोई ऐसी जानकारी हासिल कर ली है जिसको बेसिस बनाकर उनको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, उनकी निजी जिंदगी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ले ली गई है या उनसे क्रेडिट डेबिट कार्ड की कोई इन्फॉर्मेशन ले ली गई है, फिर उनके साथ में ठगी की जा रही है। यहाँ पे समझने की जरूरत हम सभी को ये है कि
हम अपने डिजिटल स्पेस को कंप्लीटली सिक्योर कैसे रखें। हमें से हर एक यूजर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपनी कुछ निजी चीजें ऐसी हो जो किसी से भी शेयर ना करें। कुछ जरूरी पॉइंट मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी। सबसे पहली चीज जो एक लापरवाही लगभग हर कोई करता है वो ये है कि हम अपना मोबाइल फोन किसी को भी जाने अनजाने ही सही, अगर कोई मांगता है तो हम दे देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, हमें से किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप 20 सेकंड के लिए भी अपना फोन किसी को देते हैं, बहुत आसान है आपके मोबाइल से डेटा निकालना या आपके फोन को हैक करना। डिपेंड्स कि वो पर्सन किस लेवल तक की जानकारी रखता है। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी लापरवाही जो लोग करते हैं, अपना पब्लिक मोबाइल जो नंबर होता है जो हम सभी से साझा करते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ऑफिशियल प्लेसेस पे, वो नंबर आपका बैंक में नहीं होना चाहिए। बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है कि ओटीपी इसी नंबर पर जाएगा। क्रिमिनल्स को पता होता है, यहाँ से वो लूप होल का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर महिलाएं स्पेशली अपनी 1 या 2 ईमेल आईडी ही बचपन से लेके बड़े होते तक, कई बार तो ताउम्र वही 1 या 2 ईमेल आईडी हर जगह इस्तेमाल करती हैं। वही बैंक में भी होती है, वही ऑफिस में भी, वही शॉपिंग के लिए भी। ये जो हम मिक्स क्रिएट करके रखते हैं ना, ये अपने आप में एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। ये भी हमको नहीं करना चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर यूजर करता है, हम लैपटॉप में अपने या हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वही एंटीवायरस हमारे मोबाइल की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। मेरी यूजर से रिक्वेस्ट है कि आप एक प्रॉपर लाइसेंस्ड परचेस्ड एंटीवायरस जरूर अपने फोन पर रखिए। वो मैलिशियस अटैक से आपको बचाता है। एक और लापरवाही जो लोग करते हैं, पब्लिक वाईफाई का यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं। इस बात को तो लाइफ टाइम के लिए ध्यान रखिए कि पब्लिक वाईफाई में हैकर्स, क्रिमिनल्स पॉसिबल हैं, ज्यादातर चांसेस हैं कि एडेड होते हैं। वो आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी तकनीक होती है, नेटवर्क स्निपिंग होती है, और भी बहुत सारी तरीके हैं जिसके जरिए से आपका टेक्निकल डेटा ट्रांजैक्शन के दौरान निकाला जा सकता है। किसी भी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल या फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करने से बचिए जब आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर अगर हो पाए तो आप कोशिश करें कि आप केवल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके ही, ऑथराइज्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ही आप पेमेंट करें। वेबसाइट्स पर जाकर, गूगल पर सर्च करके आप किसी भी तरह की लिंक पर, अनजान लिंक पर तो क्लिक करने से बचिए। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, यूजुअली उनका हमारा डेटा कई माध्यमों से मिल जाता है। संभव है कि कहीं से डेटा बेस लीक हुआ हो, या थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन शेयर हुई हो, या हमसे ही कोई ना कोई जाने अनजाने कोई गलतियां हो गई हो। जैसे कि जब हम कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट करते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जो पीओएस मशीन होती है आपकी, वहां पे जब आप अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं, अगर वहां पे पहले से स्किमर लगा हुआ है तो आपका कार्ड क्लोन हो जाता है। इस चीज के लिए आप जांच जरूर करें। जब भी आप किसी कार्ड के थ्रू पेमेंट करें, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उस स्लॉट को हल्का सा खींच कर देखिए। सिमिलरली आप जब एटीएम में भी जाते हैं, वहां पर भी आपका जो कार्ड ऐड करने का स्लॉट होता है, आप उसको हल्का सा बाहर खींच कर देखिए। यदि प्लास्टिक जैसी कोई डिवाइस बाहर आती है तो समझ जाइए कि स्किमर लगा हुआ है, वहां से आपको तुरंत अपने लिए प्रोटेक्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनका अगर हम बेसिक लेवल पर भी ध्यान रखें तो काफी हद तक हम खुद को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत जरूरी पॉइंट मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, लोगों के साथ जब भी किसी तरह का अपराध होता है तो लोगों के मन में यही डर आता है कि हम शिकायत करें या ना करें, करेंगे तो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो एक चीज के लिए मैं जनता को जरूर आश्वस्त करना चाहूंगी कि जब भी ऐसा कुछ होता है आप शिकायत जरूर करें। आप अपने नियर बाय थाने में जाकर ठीक सवाल उठाया मोनाली जी आपने कि लोग जो है वो सवाल उठाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं और कई बार वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें ये इसकी कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए या नहीं। हमारे साथ और ज़्यादा चर्चा के लिए बीपीएस परिहार जो कि रिटायर्ड एएसपी हैं वो जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी पर। आपसे जानूंगी, देखिए साइबर जिस तरह से टेक्नोलॉजी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन साइबर अपराध भी उतने ही बढ़ रहे हैं। और अभी मोनाली जी से जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि लोग जब उनके साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है, डिजिटल क्राइम के जो कुछ भी ऐसा सिनेरियो हो जाता है, तो वो कंप्लेन करने से बहुत हिचकिचाते हैं, डरते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो उस चंगुल में फंसते जाते हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं सभी से, आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब तक हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पुलिस इसमें कुछ कर नहीं पाती है, और हमें इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उसमें कार्रवाई नहीं हो पाती। कार्रवाई अगर नहीं हो पाती है तो फिर इसमें अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि अगर वो पकड़े नहीं जाएंगे, कई बार ऐसा होता है कि अगर पुलिस पकड़ नहीं पाती है पर फॉलो करती है, बदमाशों को ये पता चल जाता है पुलिस हमारे संपर्क में, हमको ढूंढते हुए हमारे नजदीक तक आ गई है, तो दोबारा अपराध करने से बचते हैं वो। और अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए वो साइबर क्राइम करके पैसे कमा रहे हैं, और लगातार उनका जो पैसे कमाने का फिर तरीका जो रहेगा, उस सेम अपराध मॉडस ऑपरेंडी उनका वही रहेगा, और चेंज नहीं, मतलब पकड़े में नहीं आएंगे। इसलिए मुझे निसंकोच, आजकल तो ऑनलाइन है, सभी नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें रिपोर्ट करना चाहिए और पुलिस उसमें कार्रवाई करती है।
बिल्कुल। शोभित जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, आपके पास आऊंगी और आपसे जानूंगी, जिस तरह से मोनाली जी ने जिक्र किया कि नंबर को लेकर आपको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। आजकल सब वर्क प्लेसेस पे काम कर रहे हैं और कई बार होता है कि ऑफिस आईडी से ही जो हम मेल यूज़ करते हैं अपने पेमेंट्स को लेकर या कुछ भी हमें काम करना होता है, तो वो जो ऑफिस मेल होता है हम कई बार उसी से यूज़ कर लेते हैं। एक वो हो गया, दूसरा व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं सिस्टम्स में। ये कितना, इसको लेकर हमें कितना कॉन्शियस होना चाहिए, जो यूज़र है उसको कितना कॉन्शियस होना चाहिए और क्या कुछ इसमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपका एक सवाल था मैम से कि महिला कैसे एआई से, वीडियो से, फोटो से बचे, वो शायद मिस हो गया। मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि महिलाओं के लिए, खासतौर से लड़कियों के लिए, कि वो अपने स्टेटस की फ़ोटोज़ और फेसबुक या सोशल मीडिया के फ़ोटोज़ को एक अपने एक प्राइवेसी सेटिंग में जाके, जिसका कोई स्क्रीनशॉट ना ले सके, ये सेटिंग वो ज़रूर से किसी से पूछ लें, नहीं पता हो तो जानकारी ले लें, या गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उसको कैसे आप प्राइवेसी में जाकर उसको सेटिंग में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं कि कोई उसकी स्क्रीनशॉट ना ले। जब आपके स्टेटस की फ़ोटो की कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, तो एआई फ़ोटो और वीडियो बनाने की संभवता में कुछ ना कुछ कमी आएगी। दूसरी बात, जैसे हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमने बुजुर्गों से बात करते हैं या हम जो जब मिलते हैं लोगों से। शोभित, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, आपने व्हाट्सएप का बताया, लेकिन ऐसा कोई फीचर क्या इंस्टाग्राम पे या दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पे भी है? बता रहा हूँ मैं। तो यही हम बुजुर्गों को भी समझाते हैं और सबको यही बताते हैं कि देखिए, आपको जब व्हाट्सएप चलाना होता है, इंस्टाग्राम चलाना होता है, या आप कोई भी सोशल मीडिया चलाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने पारिवारिक लोगों से मिलते हैं। अन्यथा आप अपना इंटरनेट बंद कर दें, क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ से हैकर्स एंटर करते हैं। अगर आप 24 घंटे, जैसे कोई भी व्यवसायी है, उसको जो समझता है कि इंटरनेट 24 घंटे चाहिए, आज इंटरनेट फ्री हो गया है, पर इंटरनेट फ्री होने का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे इंटरनेट चालू रखें। आप इंटरनेट बंद करें, जब जरूरत हो तभी चालू करें, जब आपको चलाना हो, जब आपको देखना हो। एक तो आपकी बैटरी शॉर्ट बहुत जल्दी खत्म होती है, दूसरा रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है उससे, ये स्वास्थ्य के लिए बात कर रहा हूँ। तीसरा कि आपके लिए कि उसमें लगातार मैसेज आएंगे, आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, मैसेज आ रहा है, पूजा कर रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको बंद कर दें और जब चालू करें, जब आपको काम हो, जब आप फ्री हो, तब आप उसको चालू करें, तो हो सकता है उस समय आपके पास अपराध आना, लिंक आना, ऐसी चीज़ें ना है। सेम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जीमेल, इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन करें। इसमें आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे तो आपके पास एक या तो पास की आ जाएगी, या पास की तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा लोगों के लिए। उसके लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, जिसमें ओटीपी आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जैसा मैम ने कहा, आज हर व्यक्ति 2 सिम लेके, कम से कम एक व्यक्ति लेके बैठा हुआ, एक जियो की और एक जो उसकी नॉर्मल पुरानी सिम होगी। तो कोशिश करें कि जो आपकी जियो की सिम है उसको आप यूज़ करें ऐसा, क्योंकि आपकी ओरिजिनल जो सिम है वो आपने अपने बैंकिंग में दे रखी है, जिससे आप पिछले 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 8 साल से यूज़ कर रहे हैं, जो मार्केट में बटा हुआ नंबर। तो अपने जियो के जो नंबर है उसको अपने बैंकिंग्स में आप अपलोड कराइए। दूसरा, यूपीआई जो भी लोग यूज़ करते हैं, यूपीआई फ्रॉड से बचने का तरीका, आप अपने वॉलेट में 5000 रुपये रखें, उसको बैंक से जो ऐड अकाउंट होता है या रिमूव अकाउंट, 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट में 30 सेकेंड, आप अपना अकाउंट रिमूव कर दें। उससे अगर आपके पास अटैक होता है या आपके यूपीआई फ्रॉड होता है, तो आपको मुश्किल से 3 या 5000 रुपये ही जाएंगे, अन्यथा आपके पैसे नहीं जाते। तो ये एक आप अपने साथ रखिए। दूसरा, अपने पास हमेशा 2 या 3 अकाउंट्स रखें, एक सैलरी या पेंशन या आपका करंट अकाउंट। दूसरा, आपका सेविंग होना चाहिए, जो आपके लिए, जिसमें आप उतना ही पैसा रखें जितना ज़रूरी हो। अब एक मेन चीज़ लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, हर एक चीज़ के पासवर्ड अपने मोबाइल में सेव कर देते हैं। जैसे आपके ऑनलाइन शॉपिंग की, आपने अपना कार्ड नंबर दिया, आपने सारी चीज़ें उस पर सेव कर दी। आप सेव मत करिए। आज अमेजोन के पास सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड का डेटा है। अगर वो लीक होता है या लीक हो चुका होगा, ये नहीं पता, अगर वो लीक होता है या होगा फ्लिपकार्ट या किसी का भी, तो आपका पूरा डेटा चला जाएगा, जिसमें आपका सीसीवी नंबर भी है। तो आपको ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन आपको अपनी सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं उसको आपको डिलीट भी करना है, हटाना भी है और अपने चीज़ों को बचाना भी है। तो सबसे मेन चीज़ है, आप ऑन द स्पॉट काम करें, काम करके उस चीज़ों को हटा दें। कोशिश करें वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करें। अगर आपके मोबाइल पे .apk आई है तो तुरंत किसी साइबर एक्सपर्ट के पास जाए या किसी ऐसी शॉप पे जाए, आप पता करें, या साइबर सेल जाए, जो भी आपके पास हो, वहाँ जाके आप .apk रिमूव करा सकते हैं, क्योंकि उससे आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आ रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि ये संदिग्ध है, ये मेरे साथ अपराध करने की कोशिश कर रहा है, और आप स्मार्ट हैं, आप मूर्ख नहीं है, जैसा आरबीआई का अभी एक नया ऐड जो चल रहा है पंकज जी के द्वारा, तो आपको तुरंत संचार साथी .in खोलना है और उसमें जाके रिपोर्ट करनी है कि ये नंबर हमको लग रहा है कि ये कुछ फ्रॉड स्थिति में है और इस नंबर को आप डाल दीजिए। तो आपकी इस कदम से हो सकता है वो फ्रॉड किसी और को ना लूट पाए और आपकी उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस नंबर की जांच करके उसको बंद कर देगी।
अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो cybercrime.gov.in इस पे जाके आप तुरंत कंप्लेन करें, रजिस्टर करें, 1 घंटे का और मिलता है, टाइम मिलता है, मोबाइल से उस पे लग कर सकते हैं। बिल्कुल। शोभित, ये तमाम चीज़ें आपने बताई कि किस तरह से जो प्रिकॉशंस हैं वो हम ले सकते हैं और जो यूज़र है खास करके डिजिटल दुनिया में आपको कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मृणाली जी, एक बार फिर से आपका रुख करूँगी, आपके पास आऊँगी। देखिए, हमने जो एज अ एडल्ट हम मेजर्स ले सकते हैं, उन सब चीज़ों पर हमने बात की कि हम क्या कुछ अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं फ़ोन पे। पर कई बार होता है जो पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे होते हैं वो उनका फ़ोन यूज़ करते हैं और उस वक्त कोई भी अगर लिंक विंक आती है वो क्लिक कर देते हैं। बच्चे अनजान हैं तो कोई भी लिंक ऐसे ही क्लिक कर देते हैं। उस दौरान बच्चों को क्या जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कुछ प्रिकॉशन अपने फ़ोन में रखने चाहिए और क्या कुछ एप्लीकेशन ऐसे इंस्टॉल करने चाहिए जिससे अगर वो कोई भी लिंक बच्चा क्लिक कर रहा है या कुछ कर रहा है ऐसा कुछ, तो उससे वो सेफ रहे? मैम, सबसे पहले तो यहाँ मैं शोभित जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो प्रश्न का एक पोर्शन रह गया था कम्युनिकेशन के दौरान, उन्होंने उसको फुलफिल किया। थैंक यू शोभित जी। एक और पॉइंट पहले मैं उसी में ऐड करना चाहूंगी कि एक प्रश्न सभी के मन में यहाँ पर ये रहता है कि अगर हमसे रिलेटेड कोई एआई फ्रॉड होता है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस चीज को जनता को भी समझना चाहिए कि अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो जिससे कि वो अपराध हो ही ना सके। और उसका सबसे कॉमन जरिया ये है कि हम अपनी कम से कम डिटेल साझा करें, वो चाहे महिला हो, बच्चियां हो, छोटे बच्चे हो या फिर पेरेंट्स हो। ये सभी को ध्यान रखनी होगी कि इंटरनेट हम खुद अपना जितना कम से कम डेटा अपलोड करेंगे उतना जो एक खतरे की संभावना होती है वो कम होती जाती है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं और स्पेशली बच्चे भी हैं जो बहुत लंबे समय से अपना एक डिजिटल ट्रेल बनाते जा रहे हैं। सालों से उनकी पुरानी फोटोज अपलोडेड हैं, तो एक छोटा सा समय निकाल कर प्रैक्टिस सभी लोग जरूर करें। गैर जरूरी फोटोज जितनी हो उनको हटा दें वहां से। इसके अलावा कोशिश करें कि फिल्टर्ड फोटोज ही अपलोड करें। यदि आप अपलोड करते भी हैं तो जब आप फिल्टर्ड फोटोज अपलोड करते हैं या एचडी फोटोज अपलोड नहीं करते हैं तो उनकी एडिटिंग, मिक्सिंग वगैरह में कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती हैं। और जब भी अगर कोई ऐसा एआई कंटेंट क्रिएट किया जाता है तो ऑब्वियसली वो क्लैरिटी के साथ नहीं बनेगा। तो आप इस तकनीक का इस्तेमाल जरूर करें। पेरेंट्स के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप लाइसेंस्ड एंटीवायरस इस्तेमाल करें। आप अपनी पसंद का कोई भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी प्राइवेट ब्रांड को प्रमोट तो नहीं करूंगी, बट कुछ उदाहरण जरूर ले लूंगी। जैसे क्विक है, क्विक हील है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके एवीजी हैं, अबस्ट हैं, बिग डिफेंडर हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। जो आपको अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एंटीवायरस के अलावा भी आपके अपने फोन में जो भी आप ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हैं, जैसे सपोज गूगल है, तो उसमें पेरेंट लॉक का ऑप्शन दिया जाता है कि आप कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने ईमेल की सेटिंग्स पर जाइए, वहां पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने बच्चे के फोन को अपने फोन से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं ये भी चीज कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चा कैसे ऐप इंस्टॉल करेगा, कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बच्चे के फोन पर भी आप एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करें और वहां पर देखें कि उसमें प्रॉपरली पेरेंट लॉक की फैसिलिटी अवेलेबल रहे प्लस ऑन रहे, जिससे कि गैर जरूरी लिंक्स ओपन ना हो। कोई फ्रॉडस्टर लिंक्स आती हैं या कोई फिशिंग लिंक्स आती हैं तो एंटीवायरस ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी उसमें फैसिलिटीज होती हैं कि आप अपने फोन पे रीस्टार्ट यानी कि आपका फोन कब शुरू होगा, कब बंद होगा, पावर ऑफ कब होगा, इसका आप टाइमर शेड्यूल कर सकते हैं ताकि बच्चे भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक फोन के लिए एडिक्टेड ना रहे। और आप जब बार बार बच्चों को मना करते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं चिढ़ने लग जाते हैं। आपका अपना पर्सनल रिलेशन खराब होता है। इसको सुधारने के लिए भी एक अच्छा तरीका है कि आप साइलेंटली अपने पेरेंट लॉक ऑप्शन का इस्तेमाल करें, फैसिलिटीज का इस्तेमाल करें। एक निश्चित समय के बाद फोन अपने आप बंद हो जाएगा और एक निश्चित समय के बाद ही फोन ऑन होगा। इसके भी अलावा पेरेंट्स स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने वो फोन बच्चों को बिल्कुल शेयर ना करें जिसमें आपने अपना बैंकिंग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है। कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे गेमिंग्स वगैरह की अगर लत में होते हैं तो चुपचाप पेरेंट्स के खाते से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है। इस चीज के लिए भी कई तरह के केसेस आए हैं, तो पेरेंट्स इस चीज के लिए भी अवेयर रहें। बिल्कुल पॉइंट उठाया मनाली जी आपने। जो ऑनलाइन गेम्स है इनका भी जो यहाँ पर भी जो जिस तरह के फ्रॉड आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। एक बार फिर से बीपीएस जी आपका रुख करूंगी, आपके पास आऊंगी और आपसे जानूंगी। आपने जिस तरह से बताया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है अब जहाँ पे लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कैसे वो प्रक्रिया को अपना सकते हैं और किसी भी तरह का अगर उनके पास साइबर फ्रॉड होता है तो क्या कुछ उनको करना चाहिए, और ऑनलाइन अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं तो वो कैसे करना चाहिए, और पुलिस के पास अगर वो जाते हैं तो बिना संकोच किए वो जाकर बता सकते हैं अपनी तमाम तरह की परेशानियां, उसका हल बिल्कुल जितना भी हो पाएगा वो किया जाएगा। जी, जैसे कि मैंने दोनों साइबर के एक्सपर्ट्स ने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी है जी। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल जैसे इंदौर में सभी थानों में साइबर का एक यूनिट बनने के लिए प्लानिंग चल रही है। और साइबर की स्टेट साइबर क्राइम ब्यूरो है ही, जो कि इंदौर भोपाल हर जगह है, बड़े शहरों में है। छोटी जगहों में जिला लेवल पे साइबर के एक्सपर्ट्स के लिए
साइबर के एक्सपर्ट रहेंगे। साइबर थाने खोलने की सभी जिलों में योजना है, चल रही है। तो मैं ये सबसे कहना चाहूंगा कि वो आजकल ये तो सभी जब हर पुलिस स्टेशन में ही यूनिट बन रहे हैं, तो वहां जाके अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो फोन कॉल से भी। और इसमें जैसे कभी किसी से हुई, जैसा आपने बताया कि बैंक वगैरह में जाके और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए अपना अकाउंट के बारे में, भी हमारे साइबर एक्सपर्ट जो बता रहे थे। इस टाइप से पुलिस स्टेशन में जाके हमारे साइबर के जो यूनिट है वहां जाके रिपोर्ट करें, तो उससे क्या होता है, इमीडिएट उस पर ब्लॉक कराते हैं, और मनी जो रिकवर होने के लिए, बैक करने के लिए भी प्लानिंग फिर वो सभी साइबर के उस प्रोसीजर के तहत होती है। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है, सभी जो लोग आपके माध्यम से जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कि जैसा हमारे अभी जो दोनों साइबर एक्सपर्ट ने बताया, एक तो उसमें सतर्कता बरतनी चाहिए, बच्चों को भी इसमें ज्यादा मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी देखना चाहिए। दूसरी बात, अकाउंट में जैसे बताया कि कम से कम पैसा रखें, और रिपोर्ट दूसरा अकाउंट रखें जिससे यूजुअली ट्रांजेक्शन होता है। और रिपोर्ट के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि सभी थानों में सुविधा है, और साइबर का जो चाहे प्राइम ब्रांच हो या साइबर स्टेट साइबर पे भी हमारे एसपी हर जगह बैठते हैं। बिल्कुल बीपीएस जी, और ये एकदम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को कि किस तरह से अगर उनके साथ ऐसा किसी भी तरह का डिजिटल फ्रॉड होता है तो वो जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। और चर्चा के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को बताया कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे आप साइबर ठग का शिकार ना बन सके। किसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। शोभित जी आपका बहुत धन्यवाद, मोनाली जी आपको बहुत धन्यवाद, बीपीएस जी आपको भी बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा में हमने जिस तरह से जाना कि साइबर ठग की जो दुनिया है, जहां पर लोग लगातार इस तरह के पैतरे अपना रहे हैं कि वो जो आम जनता है उसको अपना निशाना बना सके, लेकिन आम जनता कैसे सतर्क हो सकती है और किस तरह के वो प्रिकॉशन ले सकती है जिससे वो इस जो साइबर ठग का जो जाल है उसका वो शिकार ना बने। और वो तमाम चीजें हमने आपको अपने इस शो के माध्यम से, अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से बताया है। और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है तो आपको जाके निसंकोच होकर इसके लिए एफआईआर रजिस्टर करानी चाहिए, कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए। आपकी प्रॉब्लम का यहाँ पर समाधान निकाला जाएगा। इसी के साथ इस चर्चा में और हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।